ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर है और इसमें सेमिनार लगा हुआ है, तो उसी को देखने के लिए हम सभी सीएचओ ट्रेनीज़ यहाँ आए हुए हैं। तो आप देखिए मेरे साथ इस सेमिनार में क्या क्या है। ये एंट्री गेट है। तो कौन से डोम में खाली है? सी में बी और सी आगे बना है उसमें। सी में खाली है, बी में ये हमारे सारे सीएचओ ट्रेनीज हैं। फोटो सेशन चल रहा है इनका यहाँ पर। तो आज कार्यक्रम बता रहे हैं अरे वहाँ बैठेगा ऊपर चलेंगे यार। बताइए मैम इसके बारे में।
तो सर्जरी वालों का लैप्रोस्कोपी है, अच्छा ये इस पे डिस्प्ले होता है। अच्छा लैप्रोस्कोपी। ये हृदय रोग विभाग, रेडियोलॉजी, ये इसका है डिपार्टमेंटल ऑफ कार्डियो डायग्नोसिस, SMS मेडिकल कॉलेज। एक साइड की जर्नी ये अस्थि रोग विभाग, ट्रॉमा एंड अस्थि रोग विभाग है। सर बताइए इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? बना रखा है, एक्सप्लेन करें। हाँ जी, टोटल नी रिप्लेसमेंट। अच्छा ये वाला नी रिप्लेसमेंट इसमें क्या है कि नी में इन्फेक्शन से उसको आर्थराइटिस होता है, उस कंडीशन में अपन नी रिप्लेस करते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन रिप्लेसमेंट करते हैं। ये रिप्लेसमेंट का होगा रिप्लेसमेंट। ये प्लेटिंग डेमोन्स्ट्रेटेड है नी जॉइंट के अंदर। डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, ये प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, ये डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, ये डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर में जो प्लेटिंग होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, वो वहाँ पे डिस्टल ह्यूमरस की प्लेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, ये मोनोरेल सिस्टम है। मोनोरेल कंपाउंड इंजरी होती है उसमें क्या है कि अपन प्लेटिंग नहीं लगा सकते हैं, प्लेटिंग में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ऐसे कंडीशन में मोनोरेल एक्सटर्नल फिक्सेट लगाया जाता है। ये उसके लिए ये हेक्स फिक्स सिस्टम है। ये भी कंपाउंड इंजरीज या फिर जो नॉन यूनियन के केसेस होते हैं उनमें ये यूज़ होता है, या फिर जैसे लिम्ब लेंथनिंग करनी हो तो उसमें ये सिस्टम यूज़ होता है। अच्छा लेंथ वो इंक्रीज करने में। उसमें क्या है कंटिन्यूस धीरे धीरे अपन बाद में डिस्ट्रैक्शन या कंप्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए ये सिस्टम है। नाम क्या है इसका? रेडियस बोन है अपने फोरआर्म की, जो यहाँ की हड्डी होती है उसकी प्लेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे प्लेटिंग जयपुर फूड। हाँ जी, इसका नाम क्या था सर? इसका नाम क्या था? एक्स फिक्स। एक्स फिक्स। अच्छा डिजीज़ है। अगर आपको ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे जोर जोर से खराटे आना, सांस लेते समय हाँफना, बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाना, बार बार नींद टूटना, खराटों की वजह से गला सूखना, तो दिन के लक्षण क्या है? जागने पर फ्रेश फील नहीं करना, आलसी महसूस। इस साइड मतलब जो जेलर मार्ग पर बना, आप
वहाँ से समझ के आगे PSA का, ये PSA का ना शॉर्ट वर्जन है, पोर्टेबल फॉर्म है, सेम टेक्निक पे वर्क करता है। इसके अंदर भी सेम जियोलाइट मटेरियल रहते हैं, नाइट्रोजन पर ड्रॉप करके ऑक्सीजन को देते हैं, बट ये छोटा है, छोटी कैपेसिटी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 5 LPM तक दे सकता है ये। तो आप 5 LPM तक जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है, जैसे 4 LPM है या 3 LPM है, तो आप इसके ज़रिए उस पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसमें एक ह्यूमिडिफायर बॉटल रहती है, ठीक है, और यहाँ ये इसका फिल्टर है जो बाहर दिख रहा है ना, तो जब आप यूज़ करते हो तो उस फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है, और ह्यूमिडिफायर का जो पानी है वो चेंज करना पड़ता है आपको एवरी पेशेंट यूज़ और डेली, ठीक है। और नॉर्मल वाटर इसमें नहीं डलते, इसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब जैसे ये वाला मास्क है आपका, ये मास्क कितना नेजल कैनुला आपका 2 to 4 LPM तक प्रोवाइड करता है, तो 2 to 4 LPM तक इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 LPM तक है ना। विचार व्यक्त करेंगे और संवाद करेंगे। कमर दर्द के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, बैक पेन, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। कमर दर्द वर्तमान में 27 प्रोजेक्ट में हेमोफीलिया, स्तन अध्ययन तथा हाई रिस्क HPDMA वायरस पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। कार्डियक अरेस्ट के द्वारा, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे किसी भी एक्सीडेंट का प्रकार हो, या फिर घर पर ही सडन कार्डियक अरेस्ट जो हम बहुत बार देखते हैं। और बेसिकली दो चीज़ होती है कि यदि कार्डियक अरेस्ट आपके सामने हुआ, चाहे आप मेडिको ही क्यों ना हो, उस समय आप आज तक यदि आपने ये बेसिक लाइफ सपोर्ट को नहीं जाना है, नहीं देखा है और प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है सडन कार्डियक अरेस्ट देखते एक ही होती है कि हम या तो फ़ोन को ढूंढते हैं या अड़ोसी पड़ोसी को चिल्लाते हैं, और अपना जो माइंड होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है पूरी तरीके से कि हम करें तो क्या करें। उस कंडीशन के अंदर में एम्बुलेंस आने तक और आपके हॉस्पिटल पहुंचाने तक कम से कम जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 15-20 मिनट होने ही वाला है। और वो जो 10 से 15 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है आपका, वो ड्यूरेशन में जैसे ही आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो दो कंडीशंस होने वाली है। सबसे जो पहली कंडीशन होने वाली है वो ये है कि हो सकता है शुरुआत अपने से करनी है और एक गुड समैरिटन बनना है। गुड समैरिटन यानी अच्छा मददगार, और अच्छा मददगार वो होता है जो सड़क दुर्घटना में किसी अनजान व्यक्ति की, घायल की मदद करता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे गुड समैरिटन्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जीवन रक्षा योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत अनजान घायल की मदद करके हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को, उसकी जान को बचाने वाले को आज 5,000 रुपये का इनाम दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। और दूसरा, पुलिस के द्वारा बेवजह उसे परेशान नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल में भी ले जाते ही वहाँ पर डॉक्टर्स के टीम के द्वारा वहाँ पर उसका इलाज चालू किया जाता है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो होती है कि आम नागरिक को कुछ आता ही नहीं है कि वो करे क्या।
यदि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या रोड एक्सीडेंट होता है तो उसे यही नहीं मालूम होता क्या करे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें करना क्या चाहिए। माइंड को स्विच ऑफ नहीं करना है, माइंड को खुले दिमाग से कुछ भी नहीं करें, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में ना डालें। आपने देख लिया स्थान सुरक्षित है, अब हमें क्या करना है कि यदि वहाँ पर 5, 7, 10 लोग हैं तो सबसे पहले किसे बचाना है या किसके पास जाना है ये लोगों को मालूम ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होता है लोग उसके पास भागते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है, मगर वह लोगों को यही नहीं पता होता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस कौन है, हमें बचाना किसे चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप चारों तरफ वहाँ देखें। देखने पर आप यह देखें कि जो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, जो मूर्छित है, जो बिना रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, हिलडुल नहीं रहा, सबसे पहले आप उसके पास पहुँचो। वहाँ पर जैसे आप पहुँच गए तो अब वहाँ पहुँचने के बाद में आप उसका रेस्पॉन्स चेक करें। और रेस्पॉन्स को हम कैसे चेक करेंगे, आप वहाँ पर जैसे ही आप यह विक्टिम है, मैं ये मानता हूँ, अब इस विक्टिम के पास आप पहुँच गए, आप इस प्रकार छाती के पास में आप उसके पास में बैठ जाइए। और जैसे ही आप बैठ गए छाती के पास में तो आप उसका रेस्पॉन्स 2 प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक तो होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, यानी कि टैप एंड टॉक। टैप एंड टॉक का मतलब आपने टैप भी किया और उससे बात भी की। दूसरा होता है शेक एंड शाउट। अब शेक एंड शाउट का मतलब होता है कि आप उसको हिलाएं और उससे तेज़ी से पूछें कि क्या तुम ठीक हो। मगर रोड एक्सीडेंट्स हो या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में हम क्या करते हैं कि 100% सर्वाइकल जो होती है उसको कंप्रोमाइज मानते हैं कि सर्वाइकल को आपकी रीढ़ के को मतलब जो हड्डी है उसको चोट लगी ही लगी है। ऐसी पोजीशन में हम शेक एंड शाउट कभी नहीं करते हैं। हम सबसे पहले सर्वाइकल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और सर्वाइकल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, यदि आपके पास में सर्वाइकल कॉलर या कोई भी चीज़ है तो आप उसे प्रोटेक्ट करें, नहीं है तो एक अखबार लीजिए, उसे 8 बार 10 बार फोल्ड कीजिए, वो टाइट हो जाएगा और उसे उसको फोल्ड करके लगा दीजिएगा। अब आप 2 जने हैं या 1 जने, इसमें बहुत अच्छा डिपेंड करता है। यदि आप 1 जने हैं और आपने क्या किया, वहाँ पर उसको शाउट करके पूछ लिया और उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी होती है आप 108 को कॉल करें। क्यों? क्योंकि आप अब जो करने जा रहे हैं वो कब तक करेंगे जब तक ये मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया तो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम आएगा नहीं, और जब नहीं आएगा तो आप कब तक वहाँ पर करते रहेंगे जब आपके पास कोई हेल्प नहीं आ रही है। तो आप क्या करेंगे, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और 108 को कॉल करेंगे। फिर दूसरी बात, यदि आपके पास में कोई है तो आप उसे बोल दीजिए कि आप 108 को कॉल करें और मैं इसको चेक करता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास में वो ये आएगा कि आप जब उसको चेक करने जा रहे हैं तो आप उसके सबसे पहले पल्स को चेक करें। अब जो पल्स होती है, जो हम रेडियल को जानते हैं, तो ये क्या है कि बहुत जल्दी मतलब कि फील होना कम हो जाता है, यानी कि हाँ। अब आपको क्या करना है, ऐसे में कैरोटिड पल्स। अब कैरोटिड पल्स को हम चेक करेंगे नॉट मोर देन 10 सेकंड्स, यानी कि 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हमें चेक करना है। और साथ में हमें जो चेस्ट राइज होते हुए उसकी क्या ब्रीथिंग भी चेक करना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 1010 तक आपने पल्स को फील किया। अब फील नहीं हो रही है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, और फील हो रही है तो फिर एक अलग स्टेप पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या है कि नो रेस्पॉन्स और नो फील ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, हम CPR करेंगे। CPR के लिए जो हमारे पास में स्टर्नम बोन होती है, जस्ट इसके नीचे हार्ट सिचुएटेड होता है, हमारा बीच में हल्का सा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड के अंदर में। अब हमारे को क्या करना है, जो हमारी जो हैंड की पोजीशन होती है वो हैंड की पोजीशन दोनों निप्पलों के बीच में स्टर्नम बोन या फिर लोअर पार्ट होता है उससे 1/3 अपर हम लेंगे स्टर्नम बोन पर, और हम हमारी हथेली को रखेंगे। अब हम हमारे हथेली को जो रखते हैं, हम हमारी हथेली को जब इस प्रकार से रखते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ये हथेली का जो चिन्ह है ये यहाँ स्टर्नम पर होना चाहिए, ना कि ये हथेली होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। और जो हमारी जो कोहनियाँ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए। और जब हम कंप्रेस करने जा रहे हैं तो हम जो कंप्रेस करेंगे वो बॉडी वेट से कंप्रेस करेंगे, यानी कि हाथों से अगर आपने कंप्रेस दिया तो ज़्यादा कंप्रेशन आप नहीं दे पाएंगे, आप बॉडी वेट से कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन कितना करेंगे, 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार तक आपको कंप्रेस करना है, और प्रति 30 कंप्रेशन के बाद में आपको 2 बार मुंह से ब्रीथ देनी है। और जब आप ब्रीथ दे रहे हैं तो उस समय यह बिल्कुल ध्यान रखें कि कम से कम टाइम का इंटरप्शन हो, यानी कि 1 जो सेकंड है उसमें आपको ब्रीथ देना है
फिर मतलब कि वापस से मतलब 2 सेकंड के अंदर आपको ब्रीथ देके उसको फिनिश करके वापस से आपको रिसाइकिल Chest करना है सर्कुलेशन चेस्ट कंप्रेशन के लिए। अब हम करते हैं चेस्ट कंप्रेशन जब दे रहे हैं तो 2 to 2.4 इंचेस तक हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और दूसरी बात वापस से रिकॉइल होने का मौका देंगे चेस्ट को। और इस प्रकार मैं एक आपको साइकिल करके बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 बार मुंह से श्वास। मगर 2015 की जो गाइडलाइन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा यह गाइडलाइन बनाई गई थी और न्यू गाइडलाइन जो है वो अभी 2020 के अंदर में आई है। न्यू गाइडलाइन के अंतर्गत यदि आप चाहें तो मुंह से श्वास ना दें तो भी लगातार कंटिन्यूशन में 100 से लेकर 120 बार तक आपको 1 मिनट में कंप्रेशन चेस्ट का जारी रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम मुंह से जो श्वास देते हैं तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम तो CO2 निकालते हैं। मैं एक्चुअली में बताता हूँ कि 21% तो आप क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर बाद में 16 और 17% हम एक्सपेल करते हैं जिसमें से 5% इज इनफ फॉर दैट विक्टिम, उसके लिए वो बहुत होता है। अब जब हम यहाँ पर CPR दे रहे हैं, CPR देते टाइम यदि हमने जब मेडिकल टीम को एक्टिवेट किया है और जब मेडिकल टीम आती है उसके साथ में AED आ जाती है। AED होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यह एक शॉकिंग डिवाइस है, जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है कि डॉक्टर्स लास्ट में CPR के टाइम क्या करते हैं, शॉक देते हैं और शॉक देने के टाइम पे हमारा जो रिवाइव रेट है वो 80% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब CPR के बीच में आपके पास में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आ गया। इसकी क्या है कि यह एक ऐसा डिवाइस है कि एक आम पब्लिक इंसान भी छोटी सी ट्रेनिंग लेके इसको यूज कर सकता है, क्योंकि यह अपने आप में ही अपने आप सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली रीड करता है और रीड करने के बाद में जो शॉक है वो डिलीवर करने के लिए हमें बताता है। हमने इसके अंदर में 2 पैड होते हैं, उन दोनों पैडों को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। इन दोनों पैडों को कनेक्ट करने के बाद में एक पैड जो हम कनेक्ट करते हैं वो राइट क्लेविकल के नीचे इस प्रकार से, दूसरा आप देख रहे होंगे चेस्ट के ऊपर में। अब हमने यहाँ कनेक्ट करने के बाद में इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में ये जो बोलती है उसके एडवाइस को हम फॉलो करेंगे। एडवाइजिंग हार्ट रिदम को कर लिया। डू नॉट टच द पेशेंट को टच ना करें। शॉक एडवाइस चार्जिंग हम क्लियर कर देंगे। डिलीवर शॉक नाउ, जैसे ही इसने बोला डिलीवर शॉक, हम यहाँ से शॉक को डिलीवर कर देंगे। जितना शॉक इसको देना है उतना इसने अपने आप में चार्ज किया और जो रिदम ECG इसको पढ़नी थी, हार्ट रेट को पढ़ना था, उसने अपने आप पढ़ा और पढ़ने के बाद में इसे डिलीवर करने के लिए शॉक को बोल दिया। शॉक डिलीवर करने के बाद में हम वापस से CPR और हार्ट कंप्रेशन की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, रख सकते हैं। इससे हम कार्डियक अरेस्ट होने पर या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पर घर पर यदि आप कोई भी ना हो तो उस दौरान जब हम हार्ट को पंप करते हैं तो हम जब हार्ट को पंप करते हैं तो यह मोटर की तरह काम करता है कि किसी को भी पंप करते हैं तो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो माइंड की सेल्स तक पहुंचता है और दूसरे अंगों की सेल्स तक पहुंचता है। जब तक मेडिकल टीम नहीं आती है तो उस दौरान हम अंगों को जीवित रखने का एक ये काम हम प्रायोगिक रूप से और अपने तरीके से इसको कर सकते हैं और CPR से बहुत लोगों की जान को बचाया जा सकता है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, ये अपने आप एसेस करेगा। इन्होंने आपको बताया कि जैसे ही हमने इसको चालू किया तो इसने एनालाइजिंग हार्ट रिदम को एनालाइज किया, फिर इसने ये बोला कि चार्जिंग, यानी कि ये अपने आप चार्ज कर रहा है कि मुझे कितना देना, ऑटोमेटिक।